ये जो तीसरी पीक आई है, ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है और मैं आप सबसे ताकीद करता हूं कि इसके ऊपर बहुत एहतियात की जाए। सबसे पहले तो ये मास्क पहने। हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें। वेंटिलेटर पे लोग जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे लोग जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता कि अगर ये जिस रेट पे ये जा रही है, ये फैलता गया तो हमारे अस्पताल सारे भर जाने हैं। जो वैक्सीन है कोरोना की, वो दुनिया में उसकी शॉर्टेज हो गई है। इसलिए बेहतर ये है कि हम अभी से SOPs के ऊपर फॉलो करें। कोई ऐसी जगह के ऊपर ना जाए जिस तरह शादियां, जिस तरह रेस्टोरेंट्स जिधर बड़ी तेजी से फैलता है, वहां कोई भी ना जाए। हम अपनी बिजनेस नहीं बंद कर सकते, हम फैक्ट्रियां नहीं बंद कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। जैसा कि आपने शुरू में ही वज़ीर आज़म का पैगाम सुन लिया है, जो कि ख़ुद भी कोविड का शिकार हुए हैं तीसरी लहर में, और उन्होंने दोबारा से हिदायत की है पूरी कौम को कि आप SOPs को फॉलो करें, ये ख़तरनाक लहर है। तो आज सबसे पहले हम कोरोना के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे कि तीसरी लहर वाक़तन बहुत फैलती जा रही है शिद्दत के साथ, और अब इसका दायराकार इतना बढ़ता जा रहा है। पीक अभी से नज़र आना शुरू हुई है, जो लास्ट ईयर हमें मई जून में जाके नज़र आ रहे थे, रेशो भी और रेट भी, वो अब हमें फ़ौरन से दिखना शुरू हो गया। बड़ी तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा है वायरस। तो इसको रोकने के लिए जो हुकूमती इक़दाम हैं वो कितने काफ़ी या नाकाफ़ी हैं, और फिर ये भी कि ख़ुद भी हमें क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ इसकी मेडिकेशन से रिलेटेड भी सवालात हैं। तो आज इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज ख़ास तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, और आप ज़ाहिर प्रोफेशनल भी हैं। तो आपसे ख़ास तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ मेडिकल भी क्वेश्चंस करेंगे, और चूँकि आप मेडिकल एसोसिएशन से भी वाबस्ता हैं तो फिर थोड़ी बात करेंगे हुकूमती इक़दाम के हवाले से भी। इमरान साहब, मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब से ही आगाज़ आज करते हैं, और सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहेंगे, आज आप लोगों की जानिब से तजावीज़ भी दी गई थी कि किस तरह से इस स्प्रेड को रोका जा सकता है, जो कि इस वक्त बड़ी तेज़ी से बेकाबू होता नज़र आ रहा है। तो उन तजावीज़ पे कुछ हुकूमत ने आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, क्योंकि कुछ सख्तियाँ तो की हैं NCOC ने? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, हम समझते हैं कि हुकूमत को हम एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एज़ अ फोर्स, जो कि हुकूमत को हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल है टू असिस्ट द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट इन हेल्थ, उसके लिए आज, जबकि पहले भी आपने देखा है कि पिछले साल जब पहली लहर आई थी, उसके अंदर यही था कि हमने तफ्तान से जो लोग आए थे उनको फैसिलिटेट करने की खातिर हमने इन्फेक्शन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिया, और फिर हमसे संभले से भी नहीं संभली। पिछले साल भी हमने मार्च के अंदर हमने एज आ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन फरवरी मार्च से ही, जबकि भी पाकिस्तान में कोई एक केस नहीं था, उस वक्त भी हमने हुकूमत को मतलब एक तंबी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन्फॉर्म किया था कि ये लहर है जो दुनिया के अंदर है, और हम भी चूँकि इस दुनिया के अंदर हैं तो ये ऐसा हमारे साथ भी होने को आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत चूँकि सुनी अनसुनी करती है, और हमारा एक कौमी वतीरा सा ही बन गया है कि जब तक हमारे सर के ऊपर पानी नहीं आ जाता हम चीज़ों को नहीं देखते। आज भी आने से, इससे हमने कोई 3-4 हफ्ते पहले हुकूमत को ये मुतनबा किया था कि इंग्लैंड के अंदर ये जो UK 3 अभी आई थी वायरस, एक था कि जिसके साथ साउथ अफ्रीका था, दूसरा ब्राज़ील था कि जिसके साथ म्यूटेशन के साथ एक बड़ी इन्फेक्टिव हुई, लेकिन वो रुक गई किसी तरीके से। लेकिन ये जो बरतानिया वाली थी, UK जो वायरस था म्यूटेशन के बाद, इसने दुनिया में बड़ा तहलका मचा दिया। पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो था UK के साथ अपने बॉर्डर्स सील कर दिए थे, सारे एयरपोर्ट सील कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया कहाँ बरतानिया कहाँ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने वहाँ से ना सिर्फ बरतानिया के साथ, उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ही अपने बॉर्डर सील कर दिए, विक्टोरिया मेलबर्न। तो आपकी तजावीज़ पे अमल नहीं हुआ क्या? इन्होंने फॉरेन मेजर्स नहीं लिए क्या? आपकी तजावीज़ थी? जी मैं बिल्कुल यही, मैं अगर उसके साथ ही कि हमारी तजावीज़ के अंदर यही था कि आपको बहुत से ऐसे फैसले करना पड़ते हैं जो कि आप नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता कि ज़िंदगी के अंदर जो है कि मतलब हम उसको बंद करें या ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ या उसको महदूद करें, इवन ये कोई नहीं चाहता। ना पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन चाहती है, ना कोई और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, एंड आई एम श्योर यू बीइंग द जर्नलिस्ट आप भी ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जब मौत आपके दरवाजे के ऊपर खटखटा रही हो, मौत आपके ऊपर वो आपको हिला रही है, तो उस वक्त इसके अलावा जो दुनिया ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, दुनिया ने जो एक माना है, और इट इज़ नाउ अ डिसीजन, एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब सब लोगों का एक मतलब मुत्तहिदा इसके ऊपर है कि इसको रोकने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास एक लॉकडाउन की पॉलिसी है कि हम इसे रोक सकते हैं। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने ना तो उनको रोका, ना हमारे साथ वो लोगों की जो आना जाना था ब्रिटेन की तरफ से वो हुए, और आप अभी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो एरियाज़ जहाँ पे इन्फ्लक्स ज़्यादा था, दीज आर लाहौर,
गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर, ये वो शहर थे, बड़े शहर थे जहाँ पे ये तीसरी लहर जो है बहुत तेज़ी के साथ आई, चूँकि हमारे पास यूके से बहुत सारे लोग इसके साथ आए थे और हमने एज हुकूमत, एज पाकिस्तानी हुकूमत, हमने इसको ना तो कंट्रोल किया, ना हमने लोगों की बातों के ऊपर ध्यान दिया। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी तरह से बयान कर दिया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो आज भी अपने पैगाम में यही कहा कि हम तो लॉकडाउन लगा ही नहीं सकते, हम तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। तो फिर आप क्या समझते हैं, अब इसका हल क्या है? देखें, वज़ीर आज़म साहब का, मैं वज़ीर आज़म साहब की मतलब माजी की बात भी कि वज़ीर आज़म साहब ने, जबकि सारी तंजीमों ने यहाँ पे यही कहा था कि लॉकडाउन इज़ दी ओनली आंसर, और आपको याद होगा कि मार्च के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा था कि जी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन टाइम हैज़ प्रूवन कि उसके साथ इनको लॉकडाउन लगाना ही पड़ा था। वो लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं था। तो अभी वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश, वज़ीर आज़म के जज्बात, ये अपने ताईं, लेकिन जो देखने के साथ है, अगर हमने इस वेव को तोड़ना है, देखें ये 18, 20, 24% पॉजिटिविटी रेट ये कोई छोटा रेट नहीं है। इट इज़ अ ह्यूज नंबर जिसके साथ है, मतलब इट इज़ वी आर मूविंग एंड हेडिंग टुवर्ड्स द कैटास्ट्रॉफी। और उसको तोड़ने की खातिर और उसको रोकने की खातिर जो हमारे साथ है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि हमें लॉकडाउन के साथ इसको ब्रेक करना होगा। और आपने आज देखा होगा कि आज मतलब आई एम ग्रेटफुल कि हुकूमत ने हमारी एक बात सुनी। हम कह रहे थे कि इनको हेल्थ एमरजेंसी का निफाज करना चाहिए, हुकूमत ने हेल्थ एमरजेंसी का निफाज कर दिया। और आज मैं देख रहा था कि ये भी बड़ा ज़रूरी है ना कि उसको इम्प्लीमेंट भी कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब आप साथ ही हैं, मैं ज़रा हिलाली साहब का भी एक छोटा सा कमेंट ज़रूर शामिल करना चाहूँगी, क्योंकि वो भी इस बात के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। हिलाली साहब, अब कुछ पाबंदियां सख्त तो की गई हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि उनको कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। हमने देखा है पंजाब में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन क्या ये सिंबॉलिक हैं या ये वाकई इतनी सख्ती की जा सकेगी इन फर्दर? देखिए डॉक्टर साहब, आपको बेहतर पता होगा, मगर मैंने मुझे कहा गया है कि हर 25% पॉजिटिविटी रेट इस वक्त है। हर चौथा आदमी जो खुद अपने आप को आके कह रहा है एग्जामिन करो, हर चौथा आदमी तो वो पॉजिटिव है। तो इट्स 25% रेट। अब मैं नहीं कहता कि पूरे पॉपुलेशन में ये होगा, मगर जो आते हैं और टेस्ट करवाते हैं वो 25% है। और इस रेट पे अगर चलता रहा तो 47,000 पीपल 7 दिन में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ये मैं तो एक आफत देख रहा हूं, एक कैलेमिटी देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि एक सुनामी हो गया है, वो आ रहा है, मगर इनको कोई परवाह नहीं है। हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो मरो, फिर मरोगे और फिर इन पे ही आएगी ब्लेम। अच्छा हिलाली साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये डॉक्टर साहब भी ये भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। 25% तकरीबन वो हैं जो आपने भी कहा जो टेस्ट करवाने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें या बदनसीबी कह लें कि बहुत बड़ी तादाद वो है जो टेस्ट के लिए आते ही नहीं। बिल्कुल, टेस्ट के लिए तो आपकी कैपेसिटी है भी, जितने आप उतने भी टेस्ट नहीं कर रहे। तो जब आप टेस्ट नहीं करेंगे तो स्प्रेड तो उन लोगों से और ज्यादा होता है जिनको पता ही नहीं, जो जानना ही नहीं चाहते, जो कैरियर के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं जाती तौर पे हिलाली साहब ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घर में मियाँ बीवी को या किसी एक को हुआ तो उसको दूसरे बिनते करते थे रहे कि आप भी टेस्ट करवा लें। उन्होंने कहा जी हम ही टेस्ट करवाएंगे। यानी जिस घर में प्रूवन, पिछली दफा तो ये होता था कि अगर किसी जगह पे कोरोना का पेशेंट निकलता था तो हुकूमती टीम में जाके साथ मोहल्लेदारों का, हमसायों का भी टेस्ट करती थी। अब मैं आपको साबित कर सकता हूं कि जिस घर में निकलता है उस घर में नहीं आते दोबारा दूसरे लोगों का टेस्ट करने के लिए। ये तो हालत है आपके टेस्ट। ऐसे लग रहा है कि कुछ कैजुअल हो गया उनका एटीट्यूड। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि अगर यही सूरत हाल रही तो इस वक्त जो अस्पतालों की कैपेसिटी है वो इतनी है कि इतने बड़े पैमाने पर पेशेंट्स को कैटर कर लें? एक तो मैं हिलाली साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने तकरीबन नहीं बल्कि वही बातें की जो कि हम मतलब पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हुकूमत को बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ हिलाली साहब का, एंड आई एग्री जो उन्होंने कहा है कि 25% पॉजिटिविटी रेट। और मैम ऐसा होता है कि अगर 100 टेस्ट किए हैं और उनमें से आपके 20 या 25 आए, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ पॉजिटिविटी रेट।
और साइंस ये कहती है कि अगर आपने मतलब सारी पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं किए तो आपने इन जो हैं उनको 12-15 से ज़रब दे लेनी है कि दिस इज द नंबर विच इज एक्चुअल नंबर हो सकता है, एक्चुअल भी नहीं है, इट इज टेंटेटिव नंबर उसके साथ है। हमारी देखें बदकिस्मती है कि हम पता नहीं क्यों हालत जंग के और एक एमरजेंसी के अंदर रहना अपने आप को पसंद करते हैं। अब तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है एंड स्टिल वी आर डीलिंग विद कोरोना के जैसे ये मतलब हफ्ता 10 दिन पहले की बात है और हम क्या करेंगे, हम तो फिर इस वक्त डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है अस्पतालों की? अब आपको मैं हॉस्पिटल्स के लिए कमिंग टू योर क्वेश्चन, हॉस्पिटल्स के अंदर पिछले हफ्ते जो है मतलब मेयो हॉस्पिटल लाहौर के अंदर का मैं बात करूं विच इज़ आर कंसिडर टू बी अ बिग सेंटर जो बनाया गया है, उसके अंदर अब ओवरफ्लो पेशेंट्स हो रहे हैं। वहाँ के मरीजों को दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं उस तरफ रेफ़र किया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपने मैक्सिमम को पहुँच चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर किसी भी इधर जो लाहौर के अंदर जो एक मतलब रेप्यूटेड हॉस्पिटल समझा जा सकता है वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। इसको देखते हुए हमने आज मतलब जो है कि इजलास किया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का, और हमने पहले भी हम कहते थे, आज भी हम कहते हैं, और आपने जैसे पहले भी फरमाया कि अगर हेल्थ इमरजेंसी लगाई है तो उसके पीछे कोई अगराज़ व मकासद भी तो होने चाहिए ना। तो उसमें हमने जो गुजारिश की हुकूमत से, और हम जिसको समझते हैं कि ये दुरुस्त अप्रोच होगी, कि इस वक्त लाहौर के अंदर कोई 18 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ मिनिमम 600 बेड्स का हॉस्पिटल उनके साथ अटैच्ड है, और उनके साथ डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिस भी हैं, पूरा मतलब आई मीन के सिस्टम वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हमने हुकूमत को एडवाइस किया और मुतालबा किया है कि इन हॉस्पिटल्स को खुदारा नेशनलाइज करो, टेम्परेरीली बुनियादों के ऊपर नेशनलाइज करो, जब तक कि हम इस आफत से गुजर नहीं और लास्ट ईयर तो हमने डॉक्टर साहब ये भी देखा था कि आरजी हॉस्पिटल भी इमरान साहब बना दिए गए थे। लेकिन अब सुने बात क्या है, असल इशू ये है कि ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनकी इन्होंने बात की है, इनके पेटी भाई हैं, वो बुरा बना जाएंगे, लेकिन वो पूरा वो भी एक माफिया है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बड़ा सख्त लफ्ज यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो एक ऐसा कार्टर है, वो तो पैसे कमाने की मशीन बने हुए हैं। यहाँ लाहौर में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको ये बड़े वो कह रहे थे, तमीज़ के साथ कह रहे थे कि बड़े रिप्यूटेड हॉस्पिटल, वो डाकू हैं, वो लोगों को लूट रहे हैं। लाख लाख रुपया कम से कम जो कोरोना का पेशेंट हिलाली साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, उसका ऑन एवरेज 90,000 रुपये बिल बनता है एक दिन का। आप मुझे बताएं, एक आदमी सफ़ेद पोश आदमी कैसे अपना इलाज करवाए? दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, इस पे मैं ज़रूर आपकी राय जानना चाहूँगा कि चले ये तो जो हो गया वो तो हो गया, अब प्राइम मिनिस्टर भी आके हमें नसीहतें कर रहे हैं, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता जी, हम तो वैक्सीन भी पूरी दुनिया में शॉर्ट हो गई है। मुझे आप ये बता दें कि वैक्सीन के लिए जो हुकूमती इक़दामात हैं, क्या आप उनसे बतौर PMA यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, क्या आप उन इंतजामात से मुतमिन हैं? क्या इस तरह हम अपना टारगेट या गोल अचीव कर लेंगे? और आज तो असद उमर साहब ने भी एतराफ़ किया कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है, इसको थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। देखिए, हम अपनी रीजन के अंदर मिनिमम के ऊपर ये सारे जो हैं इस वक्त बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है इट इज़ ऑन अ वेरी मिनिमम और बहुत ही कम पे है। अब मैं समझता हूँ और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि हुकूमत इस वजह से एक मुजरमाना गफलत का मैं समझता हूँ कि ये इर्तकाब हुआ है, ये एज़ फार एज़ द वैक्सीनेशन इज़ कंसर्न। मैं हिलाली साहब को भी याद होगा, आप दोस्तों को भी याद होगा कि मतलब असद उमर साहब ने जब ये फरमाया था कि हमने वैक्सीन के ऑर्डर्स इसलिए नहीं दिए चूँकि अगर हम ऐसा करते तो हमारे पीछे नैब ने पड़ जाना था। और खुदा के बंदो, अब जब प्रोडक्शन करने वाले ममालिक जब आपने ऑर्डर्स ही प्लेस नहीं किए तो हाउ कम दैट वी विल गेट द वैक्सीन? अभी ये अल्लाह तले की मतलब हमें मिलती है चाइना ने, और 10 लाख क्या बेचता है 22 करोड़ की आबादी के अंदर 10 लाख, जबकि 70% आबादी को जो है आपको वैक्सीन करना ज़रूरी है। हमारे हमसाया मुल्क मतलब वो अच्छे मुल्क नहीं हैं, लेकिन उन मुल्कों ने मतलब लाखों करोड़ों के अंदर अपनी वैक्सीनेशन करवा दी है, और दुनिया के अंदर तो ऐसे मुल्क हैं जो कि 60-70% को कर चुके हैं। और एक मैं आपसे शेयर करूं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है इसके साथ बचने के लिए, कि जब तक हम इसके ऊपर वैक्सीन को नहीं लेके आएंगे और वैक्सीन का 70% इसके साथ नहीं लगाते हैं, उस वक्त तक हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा सकते। अब हर्ड इम्यूनिटी की खातिर हम जीरो पे खड़े हुए हैं। एक सेनेटर साहबा, नई डॉक्टर साहबा बनी है, उन्होंने मतलब एक बड़ा ये बयान दे दिया कि जी लोगों ने तो अब इससे इन्फेक्ट होना ही होना है। अब लोगों ने अगर हर एक ने 60-70% ने पाकिस्तान में इन्फेक्ट होना है मैडम, तो ज़रा जस्ट देखें कि
2%, 2.2% इसकी मॉर्टेलिटी है, मौत उससे वाकई होती है। अब ये क्या 32-40 लाख लोगों को मतलब अगले जहान में भेजने की अल्लाह रहम करे। डॉक्टर साहब, आप वैक्सीनेशन की चूंकि बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में ये भी सवाल है कि वैक्सीन एक दफा जो बंदा वैक्सीनेशन करवा लेता है उसको कितनी देर के लिए वो आप कह सकते हैं कि वो सेफ है कोरोना से? क्या दोबारा उसकी जरूरत नहीं रहती? एक वैक्सीनेशन जो होती है वो कितने टाइम पीरियड के लिए इफेक्टिव है? वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए कॉमनली आस्क क्वेश्चन के जी वैक्सीन लगवा ली तो इसका मतलब है कि हमें कोरोना नहीं होगा। मतलब देयर आर द केसेस के लोग पहले कोरोना वेव के अंदर हुए लेकिन फिर उनको, अभी देखिए ये एक नई वायरस है, ये कोविड-19 इट इज़ अ न्यू वायरस इन अ वे जिसने चेंज करके आई थी, जिसके लिए अभी तक तो हम जो है साइंटिस्ट इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैम इसकी रेमेडी नहीं है मास वाई इसके कि हम लोग जो है वैक्सीन को लगवा लें। रिगार्डलेस ये 6 महीने तक रहेगी, साल तक रहेगी, टाइम विल प्रूव इट कि ये कितनी देर तक हमारे साथ रहेगी। अभी मतलब 1.25 साल 1.5 साल तो इसकी बेचारी की अपनी वो एक कोरोना की कहना चाहिए कि मुद्दत है जो कि हमारे साथ आया। तो दिस टाइम विल प्रूव, बट इट हैज़ बीन प्रूवन कि ये जो वैक्सीन है ये बेहतर है, और नतीजा इससे बेहतर होता है कि इंग्लैंड के अंदर सब लोग जानते हैं कि किस कदर वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर ये बर्डन आया था। हॉस्पिटल्स का बर्डन जब ख़त्म हुआ है वो उसी वक्त हुआ है जबकि इंग्लैंड वालों ने अपने लोगों की, अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया। अब वैक्सीनेशन होने के बाद वहाँ पे हालात बेहतर हो गए हैं, कदरे बेहतर हो गए, बल्कि बहुत बेहतर हो गए हैं। तो हमारे यहाँ भी हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है जो किसी के साथ मिलके यहाँ लोकली भी कोई वैक्सीन बनाई जा सकती? वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए जी मैं उनमें से हूँ जो ये समझता है कि जो हेल्थ है इट इज़ अ राइट नॉट अ प्रिविलेज, और मैं उनमें से हूँ जो ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है दे आर इनडिफरेंट अबाउट द हेल्थ एंड द प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंसेस। हमारे पास इस वक्त ऐसे जो वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी ही बिल्डअप नहीं की गई कि हम यहाँ वैक्सीन बना सकें। क्यूबा छोटा सा मुल्क है और दुनिया के अंदर बड़े पिदे पिदे मुल्क हैं कि जिन्होंने मतलब वैक्सीन वहाँ पे बनाते हैं, और हमारे यहाँ कभी इस किस्म का कोई गौर ही नहीं किया गया। हुकूमत की मतलब प्रायोरिटीज़ ही कुछ और रहती हैं। हालांकि इस साल के अंदर, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल अबाउट दिस स्टेटमेंट, कि पाकिस्तान ये कैपेसिटी बिल्ड कर सकता है अपनी वैक्सीन बनाने की खातिर अगर हुकूमत इसके साथ इंटरेस्ट ले। तो और ये डॉक्टर साहब इस तरफ भी कोई उम्मीद है कि कोई इसका क्योर भी मिल जाएगा? जी जी हिलाली साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, आप इन पे कोई उम्मीद ना रखें। ये लोग जो हैं ये इनके पास कोई भेजा है ही नहीं। आप 30-40 साल से देख रहे हैं कि इस मुल्क के साथ ये क्या खेल हो रहा है। आज मुझे अभी पता चला कि 2 पोस्ट ऑफर किए गए हैं किसी MNA को कि वो बेच के पैसे कमाए। 2 पोस्ट ऑफ टीचर, हेल्थ एंड एजुकेशन हमारे फिगर ही नहीं करता है, इट डजंट फीचर। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं व्हाट्स द पॉइंट। वैक्सीन भी अब बेकार है। वैक्सीन अगर आप इन्फेक्टेड है तो वैक्सीन काम भी नहीं करेगा। झूठ भी बोलते हैं, कहते हैं $250 मिलियन हमने अलग रखा हुआ है वैक्सीन के लिए। किधर है वो? कब से कब तुमने खरीदने का शुरू किया है? ये पागल हैं। मैं तो कह रहा हूं ये तो वी आर सो अनफॉर्चुनेट। ये एक फेल्ड स्टेट है। अब आप देखेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और होंगे। और आई एम सो सॉरी, ये द लीस्ट इनॉक्यूलेशन इन एशिया, इससे कम तो हो नहीं सकता है। 1%, 2% क्या है? 1% है, बिटवीन 1 and 2। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? खुदा के लिए आप लोग डेमोन्स्ट्रेट करें, शोर करें। ये बहरे हैं, इनका दिमाग है नहीं, ये समझ नहीं सकते। ये सिर्फ घर और गाड़ियां और पर्क्स और प्रिविलेजेस के पीछे लगे हुए हैं। दे डोंट गिव अ डैम अबाउट द पब्लिक और हेल्थ और एजुकेशन। बांग्लादेश डबल हमारा पर कैपिटा इनकम हो गया, डबल पर कैपिटा इनकम हो गया हमारा, डबल एजुकेशन हो गया। 5 साल ज्यादा वो जिंदा रहते हैं इस दुनिया में निस्बतन हम। लुक एट इट। बस हिलाली साहब आपके जज्बात बिल्कुल सही है और हर पाकिस्तानी के ऐसे जज्बात हैं। हिलाली साहब के लिए मैं एक शेयर करना चाहूंगा कि हिलाली साहब एक तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मतलब मैं एग्री कर रहा हूं उससे। और एक मैं इनसे दूसरी चीज़ शेयर करूं कि जो हुकूमत जो ये इतना ढंढोरा पीटती है और अपने आप को मतलब मुदब्बराना अंदाज में, नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, पहले भी, कि सिर्फ और सिर्फ ये 25 से 30% कैटर करती हैं पूरी पॉपुलेशन का जिनको इलाज मुआवजा के लिए देते हैं। 70% इज बीन कवर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। और अभी जैसे हमारे दोस्त कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है, दे आर इन बिजनेस। और बिजनेसमैन का आपको पता है, बिजनेसमैन गोज फॉर द बेनिफिट्स।
और उसने तो उससे फ़ायदे उठाने हैं, उससे मुनाफाखोरी करनी है, उनके साथ तो गिला मैं समझता हूँ कि मेरा बनता तो है एज अ हेल्थ प्रोफेशनल कि कोई ना कोई कंट्रोल, कोई रेगुलेटरी बॉडी जो हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हुकूमत अपना वो किरदार अदा नहीं कर रही। और ये जो सो कॉल्ड चैरिटी, आप जितने हॉस्पिटल्स देखें, जितने मेडिकल कॉलेजेस देखें, दे आर द ट्रस्ट बिन बेड, लेकिन वो ट्रस्ट क्या है उसके साथ अगर लाहौर की मतलब दोस्त बुरा ना मनाए तो अभी यहाँ पे एक गुलाब देवी हॉस्पिटल विच इज़ अ फेमस फॉर द चेस्ट, लेकिन देखें कि उसके साथ कंट्रीब्यूशन क्या बनता है इस कोरोना के अंदर आके, मतलब दे आर अगेन वो नॉर्मल सा रहा कि जी बस ठीक है जी हम अल्लाह अल्लाह खैरात करो हमारे। तो फिर डॉक्टर साहब ये बताइए कि इन सारे दिगरगूं हालात में जो परेशान कुन तस्वीर बन गई है, कोई उम्मीद है कि इस वायरस से जान छूट जाएगी? हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। मैं जानना चाहूंगी कि कोई इसके क्योर के लिए, कोई इसके निपटने के लिए कोई लग रहा है कि कोई हल निकल आएगा? देखें, एक तो अच्छी ये बात है कि हमने साल के अंदर मेडिकल साइंस ने ये सीख लिया है कि हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट विद कोविड-19। जितनी जल्दी इसकी डायग्नोस हो जाए, जितने सिम्टम्स आते हैं और लोग हेल्थ प्रोफेशनल के साथ कोई रब्ता करते हैं, देयर इज़ कि इसकी अब मैनेजमेंट की जा सकती है, बट देयर आर सर्टन स्टिल इट इज़ नॉट डेफिनेट कि नज़ला ज़ुकाम होगा तो हम ये कर लेंगे, कैंसर होगा तो वो दवाइयाँ खा लेंगे। कोविड की खातिर जो है मतलब स्टिल इट इज़ देयर कि नंबर ऑफ मेडिकेशंस विच आर कंसिडर टू बी इफेक्टिव, बट इट डज नॉट अश्योर यू कि 100% इसका ये क्योर हो जाएगा, जैसे सर्जिकल है उसके लिए। इसके लिए एक ही चीज़ है कि आप अपने आप को प्रिवेंशन की तरफ जाएं, आप प्रिवेंट करें, SOPs रखें, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, हाथों को धोएं, इसके अलावा और कोई नहीं। और हुकूमत के ऊपर जो जिम्मेदारी है दैट इज़ द टेस्टिंग, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरह यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे बचा जा सकता है। ठीक, यानी डॉक्टर साहब आपका कहने का मतलब ये है, अगर हम उसे खुलासा बयान करें, नटशल ये करें, तो ये बनता है कि हुकूमत ने तो कह दिया जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, तो अब हम हाथ धोते रहें, मास्क पहनी रखें और इस बात का इंतजार करें कि अल्लाह ना करे किसी को कोरोना हो, क्योंकि लोगों के उस तरह से टेस्ट ही नहीं हो रहे। बिल्कुल, इसलिए क्योर तो फिर होगा ना जब ये पता चल जाएगा कि टेस्ट हो गया और उस बेचारे को कोरोना हुआ है। जब कैपेसिटी 37-40 हज़ार तो हम सारे टेस्टों के ऊपर कर रहे हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी भी बड़ी लो है, हमारी कैपेसिटी ज्यादा कर ही नहीं सरकार। सर पिछली दफा तो बढ़ के लगी थी कि हमारी कैपेसिटी लाख से भी बढ़ गई और ये हो गया और वो हो गया। वैसे लाख किसी एक दिन भी टेस्ट नहीं हुआ हमारा, कैपेसिटी है लेकिन कर ही नहीं रहे, जब करेंगे नहीं तो कैसे होगा। चलिए डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से सूरत हाल गंभीर है। हुकूमत की जो इक़दामात हैं और जो तैयारियां हैं उस पर तो अच्छी खासी डिबेट हो गई है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लीजिए क्योंकि ये मोर्चा अब आपको ही संभालना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ बात करते हैं मईशत की सूरत हाल की, और ख़ास तौर पर जो एक मुतनाज़ बिल आ रहा है स्टेट बैंक के हवाले से, उस पर डिटेल में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो तरमीमी एक्ट लाया जा रहा है उसके लिए काफ़ी हम देख रहे हैं कि आजकल बहस ज़ोरों शोर से जारी है कि स्टेट बैंक को जो खुद मुख्तार किया जा रहा है, तो बेसिकली ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की मईशत या फिर कौमी सलामती को ही दाव पर लगा दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है, तनकीद हो रही है कि हद से ज़्यादा खुद मुख्तारी पाकिस्तानी मईशत को सूट नहीं करती है। काफ़ी इस पर तनकीद हो रही है, और इस पर क्यों तनकीद हो रही है, क्या इसकी ज़रूरत पेश आई हुकूमत को ये तरमीम करने की, इस हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, हिलाल साहब आपको क्या समझ आ रही है इस तरमीम के हवाले से लेकर के, क्यों इस पर इतनी तनकीद हो रही है? क्या इससे कौमी सलामती को खतरात लाहक हो गए हैं? पता नहीं क्यों। पूरी दुनिया को पता है कि अगर आप महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है। ये तो पूरे दुनिया में होता है। इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है, बस चीखते रहते हैं इसलिए कि वो चाहते हैं जो मर्जी करे। अब वो जब वो सेंट्रल बैंक आता है, ये इनके ऑब्जेक्शंस क्या हैं इस बैंक के? कहते हैं कि जी गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है स्टेट बैंक के बोर्ड पे। भाई पाकिस्तानीज होते हैं ना, 8-10 पाकिस्तानीज होते हैं ना, आपके रिप्रेजेंटेटिव चलिए अमेंड करके 1-2 को भेज दें, क्या बड़ी बात है? या ऐसे क्यों आप बात कर रहे हैं जैसे कोई हिंदुस्तानी आके इधर बैठ रहे हैं उस बैंक के बोर्ड पे? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है मगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्या मतलब आपका? आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, महंगाई कंट्रोल करें, डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है।
मगर वो भी होता है, वो भी होगा, बैंक कंसंट्रेट करेगी, ये रजा बाखर ने कहा है। ये तीसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि भाई वो पता क्या, ये बाहर के लोग हैं और पाकिस्तान में 80% जो बैंक हैं वो फॉरेन ओनरशिप के हैं, तो बाहर के जो बैंक्स हैं वो कहते हैं कि हमारे से जो तुम लोग पैसे उधार पे लेते हो उसको वापस करने के लिए तुम प्रायोरिटी कर रहे हो। अरे भाई क्यों नहीं, हमने पैसे उधार लिए हैं फॉरेन बैंक से, उन्होंने तुम्हें पैसे दिए हैं, आपका फर्ज होता है कि आप देखें कि वो आप वापस कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जो मर्जी करें और कहें वो खत्म हो गया, और बैंक को लेंड नहीं करता। अब स्टेट में देखिए, ये जो आपने सुना होगा वो जोक, एक दफे कियानी गया जरदारी के पास और कहने लगा कि नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारे सोल्जर्स लड़ते रहे हैं, उनका तनख्वाह कम है, 30% बढ़ा दो। तो जरदारी साहब ने फट करके जवाब दिया, नहीं 30% नहीं 100%। वो बड़े खुश हुए। तो जब कोई वो दूसरा आया फाइनेंस मिनिस्टर और पूछा साहब ये पैसे आएंगे किधर से, उसने कहा छाप दो। सोचिए, तो ये तो आसान हल रहा है। अब ये आप नहीं, नोट छाप लें। हाँ, अब आप नहीं प्रिंट कर सकते, अब आप छाप नहीं सकते। आप समझते हैं ये बुरी बात है, मैं तो कहता हूं बड़ी अच्छी बात है। ठीक है हिलाल साहब, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आती हूं। फाइनली अच्छा फाइनली लेट मी से, और जो भी खामियां हैं जो आप बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते और अपने आप को छुरी भोंक के मारना चाहते हैं, आप आके डिस्कस करें पार्लियामेंट में, और वो एक बिल है उसको अमेंड कर दें, या उसकी लेजिस्लेशन को जब डिबेट होता है अमेंड कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही, इनको थोड़ा सा भी डिसिप्लिन दें ये चोरों को, और वो कहते हैं नहीं चलता है। ठीक है, ये हिलाली साहब तो सपोर्ट में हैं कि इस पर बिल्कुल ये होना चाहिए। इमरान साहब फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर आ रहा है दीगर बिलों की तरह, डिबेट होगी, अच्छी चीजें रख लें, जो नहीं पसंद है उसको साइड पे कर दें, क्या इशू है? देखिए यहाँ माजी आप देखें ना, हुकूमत जब कुछ काम करना चाहती है, कोई भी हुकूमत हो, तो फिर वो डिस्कशन पे थोड़ा जाती है, वो तो बुलडोज करते हैं कि जी हमने ये करना है, ये फैसला कर लिया हमने करना है। हिलाली साहब जो फरमा रहे थे ना, जिन सोसाइटीज़ की, जिन माशरों की वो बात कर रहे हैं कि दुनिया में होता है, वहाँ पे हालात इस तरह के होते नहीं। यहाँ आप करने क्या जा रहे हैं, देखिए करने आप ये जा रहे हैं कि फाइनेंशियल वाइसराय जो है वो आने जा रहा है। देखिए IMF के साथ आप बार बार कासा उठाते हैं और चले जाते हैं, अल्लाह दा वास्ता सानू पैसे दे दो, असी भुखे मर गए हैं। बार बार आप उसके पास जाते हैं, फिर आप पहले जाते थे, अब तो उनके बंदे ही आ गए। और ख़ुद हिलाली साहब कई दफ़ा ये इतराफ़ कर चुके हैं कि IMF के नुमाइंदे हैं जो इस वक्त भी स्टेट बैंक के गवर्नर हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जब वो आए हैं तो वो तो अपने मफाद को देखेंगे ना, वो मेरे आपके मफाद को तो नहीं देखेंगे, वो अपनी चीज़ों को सिक्योर करेंगे, और उन्हें करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं, वो इसलिए करना चाहिए कि जिसने पैसे दिए हैं वो इस बात का हक तो रखता है कि वो उनको वापस लेने के लिए तरीका का अब महफूज लेकिन क्या इसके लिए कोई और तरीका हो सकता है? डॉक्टर साहब हमारे साथ, डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, बात सिर्फ इतनी है जो डॉक्टर साहब से समझ लेते हैं, हम उनसे ज़रूर समझेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, सियासी सिर्फ बयानबाजी के चक्कर में हर बात को इज्जत नफ्स का मसला नहीं बनाना चाहिए। मुल्क की मफाद को देखना बेहतर है वो देखें। ठीक है, डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने मैं ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। डॉक्टर साहब मैंने आपको भी मुफ्त जगहों पे सुना है और आप भी इस पर खासी तनकीद करते दिखाई दिए। आपको बुनियादी तौर पर इसमें क्या कमजोरियां नजर आ रही हैं, क्या फ्लॉज नजर आ रहे हैं इस बिल में? डॉक्टर साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा उनसे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब को भी मैंने जो इमरान साहब सुना है वो यही बात कर रहे हैं कि ये तबाही हो रही है, मईशत गिरवी रखी जा रही है। और जब हम गवर्नर साहब की बात सुनते हैं जो कि बाकी रजा साहब ने कहा है, वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये एक अमेंडमेंट है, अपॉइंटमेंट जो आप बात करें ना, IMF का नुमाइंदा है, अपॉइंटमेंट तो इन्होंने करनी है। देखिए ये सिर्फ खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये उससे बढ़ के बात है। जो माहिरीन है वो तो ये कह रहे हैं कि आप अपना मुस्तकबिल, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दाव पे लगाने जा रहे हैं। मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि हमें सिर्फ ये देखना है कि आप माहिरीन की एक टीम बना लें, जैसे डॉक्टर साहब अगर आ गए बिल्कुल उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, डॉक्टर साहब से अभी भी हमारा राब्ता नहीं हो सका। मैं कह डॉक्टर साहब है ना, इशफाक साहब हैं या दूसरे जी हिलाली साहब, डॉक्टर साहब हैं आपके पास, डॉक्टर फरुख सलीम है आपके पास, दूसरे जो माहिरीन ये सारे इन्होंने बनाए थे एक टास्क फोर्स। बिल्कुल टास्क फोर्स बनाई थी, फिर उसका बना क्या?
असल तो चीज ये, जो इनकी मर्जी के खिलाफ बात करता है उसको कहते हैं नहीं ये तो काम ही। हिलाली साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इनके एक दो और ऑब्जेक्शंस हैं, पैथेटिक ऑब्जेक्शंस। एक तो ये है कि ये उन्होंने लिखा, ये स्टेट बैंक के ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, ये पक्का नहीं हुआ है, जैसे रजा बाखर ने कहा है, ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है कि आप जब मर्जी एक बैंक वाले को उठा के फेंक नहीं सकते। माने क्या? अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब से पहले बात कर लेते हैं, लाली साहब फिर बात करती हूँ आपसे भी। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल साफ आ रही है। डॉक्टर साहब आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रही थी, मैंने आपको मुख्तलिफ जगहों पर सुना, आप खासी तनकीद कर रहे हैं कि मईशत गिरवी रख दी गई है इस बिल के थ्रू, अगर ऐसा ये हो जाता है। आपके क्या बुनियादी कंसर्न्स हैं इस बिल को लेकर के? देखिए, बात है कि हम में से कोई भी जो भी इकोनॉमिस्ट है वो कभी डिसएग्री नहीं करेगा इसमें कि स्टेट बैंक चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। खासकर सियासी बिल्कुल उसको पाक रखना चाहिए। तो ये इसमें तो कोई दो ओपिनियन नहीं है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट में कई चीजें हैं। पहली चीज है कि ये यहाँ नहीं तैयार हुआ है पाकिस्तान में, ये IMF में तैयार हुआ है। यहाँ पर स्टेट बैंक को दिया गया है कि आप इसको कंडीशन ऑफ द IMF आप लेजिस्लेशन करवाएं और पास करवाएं इसको। तो ये एक पार्ट ऑफ IMF कंडीशनलिटी है ये, और इसलिए ये $500 मिलियन जो अब आपको रिलीज होगा, ये इसी के साथ कम आप कैबिनेट करके पार्लियामेंट में सबमिट करा दें तो वो इंशाल्लाह आजकल में हो भी जाएगा। जैसे होगा तो वो $500 मिलियन मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसकी टाइमिंग देखें, ये ऐसे टाइम पे की गई है, ये डॉक्यूमेंट कभी पब्लिक नहीं किया गया। दिस इज सच ए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। हमें कुछ नहीं पता है कि ये क्या लेजिस्लेशन में वहां पहुंच रहा है। हम सबको पता होता है कि जब किसी लेजिस्लेशन को पास कराना होता है तो उसको हम बुलडोज कर देते हैं और धड़ से हम निकाल देते हैं उसको। उन बेचारों को टाइम भी नहीं मिलेगा अपोजिशन के लोगों को पढ़ने और समझने का, और ये पास हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि ये ऐसे टाइम पे कैबिनेट में लाई गई है कि जब वो तमाम कैबिनेट सेनेट के इलेक्शन में फंसे हुए थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, और वहां शाम को ये ड्राफ्ट दिया गया कैबिनेट के लोगों को, और सुबह उस पे 5 से 7 मिनट हफीज शेख साहब ने सिर्फ ये बताया कि ये जरूरी है और ये कंडीशन है, लिहाजा हमें इसकी अप्रूवल जरूरी है। कैबिनेट ने अप्रूवल कर दी विद इन 5 to 7 मिनट्स। किसी ने कुछ नहीं देखा इस लॉ में। देखें, अगर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये तो प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हो गए डॉक्टर साहब, लेकिन इसके अंदर जो कोई इसके आने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ये जानना चाह रही हूँ। वही बताना चाह रहा था। नहीं, सबसे पहले तो इंटेंशन देखें ना, जिस तरीके से की जा रही है, इस इंटेंशन में तो पता चल रहा है कि कोई चीज छुपाई जा रही है इसमें। ये क्लीन तो नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हो रहा है ये। अब इसमें जो अमेंडमेंट लाई जा रही है उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं बिल्कुल पाकिस्तान के आइन और कानून से बालक हो जाएंगे। यानी कि आपको टर्किश प्रेसिडेंट ने अभी कल परसों 2 दिन पहले सेंट्रल बैंक के गवर्नर को फायर किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता ये, और टर्की हमारा रोल मॉडल है, हर लिहाज से रोल। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो डॉक्टर, जो मैं कल उनकी बात भी सुन रही थी, वो तो कह रहे थे कि अपॉइंटमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं करनी है, तो हम कैसे आइन और कानून से बालतर हो गए? आपको अगर अमेंडमेंट भी पसंद नहीं आती, आप चेंज कर लें। नहीं, अपॉइंटमेंट तो करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, क्या उसके पास फायरिंग अथॉरिटी है? हम यही हैं, हम ये चाहते हैं कि उसको फायरिंग अथॉरिटी भी होनी चाहिए जब वो अपॉइंट कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये मुल्क का पार्लियामेंट मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई अदारा गवर्नर स्टेट बैंक को घर नहीं भेज सकता, इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट। अच्छा, अगर उसमें पाकिस्तान का जो अदारे हैं, 2 नैब और FIA, इसका नाम लेकर उसमें रखा गया है कि इनको कोई अख्तियार नहीं होगा कि ना गवर्नर से कुछ पूछ सकते हो, ना वो डिप्टी गवर्नर से पूछ सकते हो, ना वो किसी सीनियर SVP के स्टाफ से पूछ सकते हो। इवन फॉर्मर गवर्नर जितने गुजरे हैं उनमें से किसी को आप बुला नहीं सकते। लेकिन वो 2 अदारे सिटीजन
मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं लेकिन गवर्नर को नहीं कर सकते। उसमें क्या प्रोविजन रखा गया है कि अगर FIA या नैब इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, बोर्ड से इजाजत दे, और उस बोर्ड। तो आपको लगता है कि ऐसी खुद मुख्तारी मिल रही है जिसमें वो कोई भी अंडर द लॉ नहीं आ सकता गवर्नर उसमें? डॉक्टर साहब आपकी आवाज भी हमसे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा आप उनको ऑटोनॉमी दें उतना ही ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू द ऑटोनॉमी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारी चीजें अभी हमें पता ही नहीं है, ऐसे लग रहा है कि सामने नहीं है, तो वी होप कि जब सामने आएंगी तो पता चलेगा कि इसका पूरा कोई मैकेनिज्म हो। बगैर देखे तो हम ना तारीफ कर सकते हैं ना ही तनकीद कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इमरान साहब आप कोई कमेंट करना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता था कि मेरी वफाकी काबीना में 2-3 लोगों से भी जो इस वक्त वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं, अच्छा। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए ये कहा कि जनाब इस बिल पे हमारे अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा एक बिल है जिसपे ये कहा गया है कि जी किसी ने कुछ नहीं कहना, बस चुप करके अच्छे बच्चे बन के तो इसको हमने करवाना है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए ये कहता हूं कि जब हुकूमतें इस तरह से बुलडोज करती हैं तो फिर मैं पीछे कोई लेकिन हिलाली साहब को रिस्पॉन्ड करना है। हिलाली साहब, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, मैं एक ब्रेक लेके वापस आती हूँ। मैं आपका इसी इशू पे कमेंट फिर आकर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी मिलने का जो बिल है उस पर हम बात कर रहे थे। हिलाली साहब कुछ कमेंट करना चाहते हैं? जी हिलाली साहब। देखिए, अगर आप इनको चाहते हैं ना, इनको रिमूव, इनको इन्वेस्टिगेशन, इनके खिलाफ कोई केस होता है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहती है इनको इन्वेस्टिगेट करो, क्यों नहीं? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक चोर को इन्वेस्टिगेट करने की इजाजत नहीं देंगे? ये किस स्टैंडर्ड से ये जजमेंट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स के? पहले तो हैं भी वही पाकिस्तानी और प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज डायरेक्टर्स ऑफ द स्टेट बैंक, बड़े सीनियर लोग होते हैं ये और प्रूवन लोग होते हैं। वो क्यों नहीं आपको इजाजत देंगे इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? इसलिए कि आपके तरह वो चोर हैं। और ये क्या बड़ी बात है कि आप किसी को अपॉइंट करते हैं और फौरन आप कहते हैं मैं इसको निकालना भी चाहता हूं। भाई क्यों? वाई डू यू अपॉइंट अ मैन जो फौरन आप चाहते हैं मैं इसको निकालना भी चाहता हूं? वो एर्दोगान ने किया ना टर्की में, उसने निकाला, 15% उसका वो ड्रॉप हो गया। इसलिए एर्दोगान जो चाहता है करता है। क्या आप भी वही करना चाहते हैं? ये मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग जो हैं जिस तरीके से आप कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को, मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं निकाल सकता है कानून के मुताबिक। वो सिर्फ और सिर्फ उसको निकाल सकता है जब उसको शो कॉज नोटिस देता है, ठीक है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। What is he talking about? कि भी जब माने हम निकाल दें, जब माने हम अपॉइंट कर दें, they are crooks। हिलाली साहब 1 मिनट रह गया, मैं जरा इमरान साहब से भी कमेंट ले लूं। इमरान साहब, वैसे दुनिया भर में जो कोई हायरिंग अथॉरिटी होती है वही फायरिंग अथॉरिटी होती है, इसमें क्या? बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन आप हिलाली साहब भी किसी प्रोग्राम में हम पूछ लेंगे, पाकिस्तान में मुझे कोई मिसाल बताएं जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने चेयरमैन के खिलाफ या अपने हेड के खिलाफ कार्रवाई की, कोई लेटर लिखा हो, कोई इजाजत दी हो या उनसे सिफारिश की हो। यहाँ तो रुझान ही नहीं है क्योंकि उसी ने इनको बनवाया होता है, इसलिए वो उसके ताबेदार होते हैं। अच्छा, तो आप नहीं समझते कि ये इसमें होगा ट्रांसपेरेंसी नहीं? मैं कहता हूँ कि इस पर जरूर करें, अगर मुल्क के लिए फायदा जरूर करें, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं और मुल्क का जो आपका स्टेट बैंक या खजाना है उसको दाव पे ना लगाएं सिर्फ इसलिए कि IMF से आपको 500 मिलियन फौरी चाहिए तो आप उसके लिए उसकी हर बात मान लें। अल्लाह का वास्ता ऐसा ना करें। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर को भी थोड़ा सा शफाफ तो होना होगा ना हिलाली साहब, वरना फिर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी आप देखने भी नहीं दे रहे बिल और ऐसे ही पास करवाए जा रहे हैं। देखिए, बात असल ये है, अगर आप जब कर्ज लेते हैं ना, वो है वक्त IMF के साथ लड़ना और कहना कि ये शर्त गलत, ये शर्त गलत, ये शर्त गलत। पहले तो आप सब कहते हैं हाँ 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 और ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, IMF बहुत बुरा है। ठीक है, वेरी राइट, थैंक यू सो मच जी। और खत्म हो गया नाज़रीन शो का, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए।